तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन, NIMHANS 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित। ठीक, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि निमहांस को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, यह संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यानी कि जो निमहांस है वो किसके अंतर्गत आता है? तो जो निमहांस है वो हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, निमहांस जो है मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा अनुसंधान, शिक्षा एवं रोगी देखभाल के लिए नवीन दृष्टिकोण को समर्थन करता है। ओके, देखिए यह विविध आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अत्याधुनिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आरंभ करने एवं क्रियान्वित करने में सहायक रहा है। WHO द्वारा 2019 में स्थापित स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार, यानी कि जो स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो इसे WHO द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो 2019 में स्थापित किया गया, ऐसे व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान किया हुआ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था कि निमहांस 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखिए, किस भारतीय संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा निमहांस को। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला है, ऑटोमेकर स्टेलेटिंस ने शैलेश हजेला को भारत का CEO MD नियुक्त किया। ऑटोमेकर स्टेलेटिंस ने शैलेश हजेला को भारत का CEO MD नियुक्त किया। देखिए, ऑटोमेकर स्टेलेटिंस ने शैलेश हजेला को भारत परिचालन का CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। किसे? भारत परिचालन का CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। शैलेश हजेला को हजेला आदित्य जयराज की जगह लेंगे, यानी कि और जो अमेरिका में स्थानांतरित होंगे। इन्होंने शैलेश हजेला जो है वो आदित्य जी का जगह लेंगे और इन्हें भारत परिचालन का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए इससे पहले हजेला ने स्टेलेटिंस के लिए भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए वैश्विक खरीद और आपूर्ति श्रृंखला के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। स्टेलेटिंस 3 विनिर्माण संयंत्र रांजनगांव, होसूर, तिरुवल्लुर, एक ICT हब, सॉफ्टवेयर सेंटर और चेन्नई और पुणे में 2 R&D केंद्र संचालित करता है। स्टेलेटिंस भारत में विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित रहा है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा देश है जहां कंपनी उत्तरी अमेरिका के बाहर 4 जीप नेम प्लेट और फ्रांस के बाहर सिट्रोएन C5 एयरक्राफ्ट का स्थानीय रूप से उत्पादन करती है। ओके, देखिए ऑटोमेकर स्टेलेटिंस ने भारत में
परिचालन के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने शैलेश हजेला को नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो इन्होंने आदित्य जयराज का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, आरबीआई ने एसबीएम बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एसबीएम बैंक पर कितने का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई द्वारा एसबीएम बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ विनियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए एसबीएम बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया? तो देखिए, आरबीआई ने कहा कि बैंकों ने कुछ क्षेत्रों के ग्राहकों के साथ खाता आधारित संबंध स्थापित करने के लिए व्यवसाय संवाददाताओं को नियुक्त किया तथा जबकि आरबीआई ने उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से ऐसे लेन देन को रोकने के निर्देश के बावजूद उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत कुछ लेन देन भी संसाधित किए हैं। आरबीआई ने हालांकि कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित था और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। ठीक है, देखिए, एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई। मूल संगठन एसबीएम बैंक मॉरिशस में है। एसबीएम बैंक हॉलीडंग्स लिमिटेड है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 दिसंबर 2018 में। एमडी और सीईओ हैं सिद्धार्थ रथ। ठीक है, क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा कि हाल ही में आरबीआई ने कुछ विनियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए एसबीएम बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो देखिए, आरबीआई द्वारा एसबीएम बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना जो है और वो लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि इराक ने 2025 तक सहायता मिशन प्राप्त करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का स्वागत किया है। किसने? तो इराक ने 2025 तक सहायता मिशन समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का स्वागत किया है। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? इराक की सरकार ने 2025 तक अपनी सहायता समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के UNAMI मिशन का स्वागत किया। इसी संदर्भ में यूनामी का अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन। ठीक है, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। इराकी सरकार ने 2025 के अंत तक इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का स्वागत किया है। ठीक है, विज्ञप्ति अनुसार इराक की सरकार ने इराक में संयुक्त राष्ट्र और उसके विकास कार्यक्रमों के साथ सतत सहयोग और साझेदारी रखने का संकल्प भी लिया। ठीक, इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से UNAMI के अधिदेश को अंतिम 19 दिनों की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद मिशन सभी काम और संचालन बंद कर देगा। UNAMI एक राजनीतिक मिशन है जिसे 2003 में सुरक्षा परिषद द्वारा इराकी सरकार के अनुरोध पर अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा आक्रमण के मद्देनज़र स्थापित किया गया था। इसका मुख्य अधिदेश इराक सरकार को राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया में सहायता करने और मानवाधिकारों और न्यायिक कानूनी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में संवाद को सुविधाजनक बनाने में सलाह देना है। ओके, तो अगला देखते हैं। अब अगला है हमारा, BSE ने
एशिया इंडेक्स के S&P डाउ जोन्स इंडेक्स की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की। ठीक है, देखिए प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड ने एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड में S&P डाउ जोन्स इंडेक्स की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है, जिससे यह एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। यानी कि BSE ने एशिया इंडेक्स में S&P डाउ जोन्स इंडेक्स की जो पूरी इक्विटी है ना, उसको पर अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, AIPL S&P DJI और BSE के बीच एक संयुक्त उद्यम था और लोकप्रिय इंडेक्स सेंसेक्स की गणना और रखरखाव के लिए जाना जाता था। देखिए BSE और AIPL उन ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखेंगे जो AIPL के इंडेक्स तथा डेटा उत्पादों की सदस्यता लेते हैं। AIPL वित्तीय बाजार, पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ मिलकर काम करके अपने उत्पाद की पेशकश को बेहतर बनाने और विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल में इंडेक्स प्रदाता S&P डाउ जोन्स इंडेक्स ने घोषणा की कि वह 31 मई तक एशिया इंडेक्स में अपनी पूरी इक्विटी हिस्सेदारी बेचने का लक्ष्य बना रहा है। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन रहा है। भारत के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए जिसने एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड में S&P डाउ जोन्स इंडेक्स की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, S&P डाउ जोन्स इंडेक्स इसका संगठन है S&P ग्लोबल। CEO हैं डैन डेपर, संस्थापक चार्ल्स बर्गस्टेसर, एडवर्ड जोन्स। स्थापना 1882 में हुई। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसरो विप्रो 3D ने सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए साझेदारी की। इसरो ने विप्रो 3D के लिए सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए साझेदारी की हुई है। देखिए समझते हैं यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विप्रो 3D ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक निर्माण किया, जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के चौथे चरण को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, यह अभूतपूर्व उपलब्धि अंतरिक्ष निर्माण में एक आदर्श बदलाव को दर्शाती है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के युग की शुरुआत करेगी। ठीक, PSLV पृथ्वी अवलोकन और वैज्ञानिक उपग्रहों के लिए इसरो का वर्क हॉर्स लॉन्च वाहन है, जो सटीक कक्षीय प्लेसमेंट के लिए अपने चौथे चरण PS4 पर निर्भर करता है। वह चरण रिमोट सेंसिंग, समुद्र विज्ञान, कार्टोग्राफी और आपदा चेतावनी से संबंधित मिशनों के लिए महत्वपूर्ण, यानी जो कि ये समझौता हुआ है ना, ये 4 रिमोटिंग, सेंसिंग, समुद्र विज्ञान, कार्टोग्राफी और आपदा चेतावनी से संबंधित मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 3D प्रिंटेड PS4 इंजन का सफल एकीकरण PSLV की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम होगा। ठीक है, इसरो इसका गठन कब हुआ था? ये 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ। पूर्ववर्ती एजेंसी इनकोस्पार, प्रकार अंतरिक्ष एजेंसी और अध्यक्ष हैं श्रीधर सोमनाथ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा? इसरो ने किसके साथ मिलकर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक निर्माण किया, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण को शक्ति प्रदान करेगा। देखिए इसरो ने विप्रो 3D के साथ मिलकर ये समझौता किया है। ठीक है, अच्छा, DP मनु ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में 81.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है,
डीपी मनु ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 पूछ देगा कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में डीपी मनु ने कौन सा पदक जीता, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता 81.58 मीटर भाला फेंक कर। देखिए, भारत के डीपी मनु ने ताइपे में 81.85 मीटर भाला फेंककर ताइवान ओपन 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन के रजत पदक विजेता ने अपने अंतिम प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर दर्ज किया, यानी कि ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता था और इस बार इन्होंने ताइवान ओपन 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ताइवान ओपन एक विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तरीय मीट है। इसमें महत्वपूर्ण रैंकिंग अंक दिए जाते हैं। हालांकि यह प्रदर्शन मनु के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 8.35 मीटर से काफ़ी दूर था, यानी कि जो डीपी मनु है उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ जो है 84.35 मीटर भाला फेंक में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ है उनका 84.35 मीटर और यहाँ पे उन्होंने कितना फेंका है 81.58 मीटर। ये पूछ सकता है, जो भी स्टेट में पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस चीज़ को पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा कि उनका सर्वश्रेष्ठ कितना है, तो 84.35 मीटर। यह उनके सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास 82.06 से भी कम है, जो पिछले महीने भुवनेश्वर में फेडरेशन कप में आया था। अच्छा, जब वे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं। देखिए, ये इस बार जो उन्होंने 81.58 मीटर का जो भाला थ्रो किया है ना, वो इनके सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास 82.06 से भी कम है, जो पिछले महीने भुवनेश्वर में फेडरेशन कप में आया हुआ था। ठीक है, देखिए, पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में छठे स्थान पर रहने वाले मनु ने अभी तक पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए अब तक क्वालिफाई नहीं किया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मार्क जो है 85.50 मीटर है और इनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ कितना है 84.35। इस बार सबसे कम फेंका कितना है 81.58 मीटर। ठीक है, नीरज चोपड़ा और किशोर जेना पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक, तो क्वेश्चन इससे कैसे रिपीट होगा। हाल ही में ताइपे में ताइवान ओपन 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 81.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है डीपी मनु ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, अदानी पोर्ट्स के वैश्विक पहुंच का विस्तार किया गया। तंजानिया पोर्ट टर्मिनल के लिए 30 साल का सौदा हासिल किया। ठीक, अदानी पोर्ट्स ने वैश्विक पहुंच का विस्तार किया और तंजानिया पोर्ट टर्मिनल के लिए 30 साल का सौदा हासिल किया। देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन इसका इस बार देखिए। APSEZ की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का नाम बताइए जिसने दार एस सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल को संचालित करने के लिए 30 साल की रियायत हासिल करके तंजानिया में प्रवेश किया है। अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी व्याख्या है ना, इसको छोड़िए, ये इससे जो क्वेश्चन आएंगे ये सीधे आएंगे। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, चाहे तो तंबाकू का प्रचार ही क्यों करते हैं जब नियंत्रण ही करना है। तो बैडमिंटन स्टार तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इनके बारे में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू निषेध दिवस 2024 के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, देखिए याद रखिएगा, इस वर्ष की थीम यानी कि तंबाकू
निषेध दिवस पर इसकी थीम क्या थी? बच्चों को तंबाकू की, इम्पोर्टेंट है, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, युवाओं को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव से बचाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करना। ठीक, ये इस बार की थीम है। देखिए, सरकार ने 2024 में तंबाकू नियंत्रण पहलों के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों का अनावरण किया, जिसमें भारत के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा 2003 का सख्त प्रवर्तन, जन जागरूकता अभियान तेज करना, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं को वृद्धि करना और देश भर में तंबाकू मुक्त गांव की स्थापना करना शामिल है। देखिए, युवाओं और बच्चों को सभी रूपों से तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह कार्यक्रम के दौरान WHO तंबाकू निषेध दिवस 2024 पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया गया, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू निषेध दिवस 2024 पुरस्कार के विजेताओं को भी इस पर सम्मानित किया गया है। 2024 के लिए WHA WNTD पुरस्कार राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ओडिशा को प्रदान किया गया। 2024 के लिए WHO WNTD पुरस्कार जो है राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ओडिशा को प्रदान किया गया और 2024 के लिए क्षेत्रीय निदेशक का विशेष मान्यता पुरस्कार जो है डॉक्टर मीर मुश्ताक अहमद, नोडल अधिकारी कश्मीर, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और जनरेशन सेवियर एसोसिएशन पंजाब को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है फ्लोरिडा के भारतीय अमेरिकी ब्रूहट सोमा ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता। फ्लोरिडा के भारतीय अमेरिकी ब्रूहट सोमा ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता। देखिए, फ्लोरिडा के 12 वर्षीय भारतीय अमेरिकी 7वीं कक्षा के छात्र ब्रूहट सोम ने टाई ब्रेकर में 29 शब्दों की सही वर्तनी बताकर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती है, जिससे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में छोटे जाति समुदाय के बच्चों का दबदबा कायम रहा। ठीक है, ब्रूहट स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में विजयी हुए और उन्होंने $50,000 से अधिक नकद और अन्य पुरस्कार भी जीता। टेक्सास के एलन के जकी को $25,000 मिले। देखिए, कैलिफोर्निया के रैंचो कुकामोंगा के श्रेय पारिख ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया और उन्हें $12,500 मिले। ठीक है, ये पुरस्कार हैं। इन्हें ब्रूहट स्क्रिप्स, इन्हें कितने मिले? $50,000। और दूसरे स्थान पर है टेक्सास के एलन को $25,000 मिले और तीसरे स्थान पर है कैलिफोर्निया के रेंचो को $12,500 मिले हैं। उत्तरी कैरोलिना के एपेक्स की अनन्या प्रसन्ना ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया और उन्हें $12,500 उन्हें भी मिले रेंचो के साथ साथ। इस साल की प्रतियोगिता टाई ब्रेकर तक पहुंच गई, जिससे ब्रूहट ने 90 सेकंड में 29 शब्द को सही स्पेलिंग और फैजान जर्की को हराया। यानी कि जो ब्रूहट है उन्होंने किसको हराकर ये नेशनल स्पेलिंग भी जीता है? तो ब्रूहट ने, देखिए, ब्रूहट ने फैजान जकी को हराया और ये अवार्ड जीता है। ठीक है, EW स्क्रिप्स कंपनी के अध्यक्ष और CEO एडम सिम्पसन ने ब्रूहट को चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की। यानी ब्रूहट को चैंपियनशिप ट्रॉफी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो EW स्क्रिप्स कंपनी के अध्यक्ष और CEO एडम सिम्पसन के द्वारा ब्रूहट को नेशनल स्पेलिंग बी जीतने के उपलक्ष्य में चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई। देखिए, भारतीय अमेरिकी देव शाह ने पिछले साल सैमोफाइल की सही स्पेलिंग करके भी जीता था। हरिनी लोगन ने 2022 में नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी। आइए यहाँ पे एक बार अच्छे से समझिए
कि इस बार किसने जीता 2024 में? 2024 में जीता है फ्लोरिडा की ब्रूहट सोमा ने। सेमोफाइल की सही स्पेलिंग करके भी जीता था किसने? भारतीय अमेरिकी देव साह ने। पिछले साल किसने जीता था? पिछले साल जीता था देव साह ने। सेमोफाइल की सही स्पेलिंग करके ये स्पेलिंग करके ये जो नेशनल स्पेलिंग भी जीता था। और हरिनी लोगन ने 2022 में ये चैम्पियनशिप जीता था। 2024 में किसने जीता? ब्रूहट सोमा ने। 2023 में किसने जीता है? देव साह ने। और 2022 में किसने जीता है? हरिनी लोगन ने। तो ये 3 साल के हैं, यानी कि नेशनल स्पेलिंग बी विजेताओं के नाम हैं। ठीक है, दोस्तों जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे हमने आपके साथ डिस्कस किया। सो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।